My most sincere greetings to one and all. I am Deepmala Sharma and today we'll discuss a poem for the students of class 9 from their book Beehive. It is their fifth poem, A Legend of the Northland, and it is composed by Phoebe Cary, who was a famous American poet. She was also the champion of women's rights in America. Now first of all, see the title of the poem, A Legend of the Northland. सबसे पहले देखिए लेजेंड का क्या मतलब है. लेजेंड का मतलब होता है ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी. बेसिकली लेजेंड जो है वो एक ओल्ड स्टोरी होती है जो सच्ची हो भी सकती है या नहीं भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक फिक्टिशियस स्टोरी ही होती है. मीन्स ये सच नहीं होती, राइट. एंड जो पोएम है इसकी फॉर्म क्या है? इसकी फॉर्म है बैलेड. तो जो लेजेंड है वो दरअसल बैलेड फॉर्म में ही प्रेजेंट किए जाते हैं, राइट. अब बैलेड क्या है ये समझिए. अ बैलेड इज अ नैरेटिव पोएम रिटन इन शॉर्ट स्टेंजास, यूजुअली क्वाट्रेन्स, रिलेटिंग टू अ सिंपल इंसिडेंट इन अ फॉर्म सुटेबल फॉर सिंगिंग और रिदमिकल चैंटिंग. तो जो बैलेड है वो एक नैरेटिव पोएम होती है. नैरेटिव पोएम का मतलब ऐसी पोएम जिसमें कोई स्टोरी सुनाई जाती है, राइट. सो बैलेड इज अ सच काइंड ऑफ पोएम विच टेल्स अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजास. और शॉर्ट स्टेंजास यूजुअली क्वार्ट्रेन्स का क्या मतलब है कि एक स्टेंजास में मोस्टली 4 लाइनें ही होती हैं. जनरली जो जैसे बैलेड्स हैं वो क्वार्ट्रेन्स में लिखी जाती हैं. ये जो है किसी भी सिंपल इंसिडेंट को बहुत ही एक सूटेबल फॉर्म के हिसाब से, सिंगिंग के हिसाब से एंड रिदमिकल चैंटिंग के हिसाब से कि जिसे गाया जा सके, ओके, इस तरह से प्रेजेंट करती है. तो ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये एक लेजेंड है, ये एक बैलेड भी है साथ के साथ. अब इसके अलावा एक और खास बात जुड़ी हुई होती है किसी भी लेजेंड से कि इसमें एक कोई ना कोई मॉरल होता है, राइट. यानी कि इससे हमें कोई ना कोई टीचिंग मिलती है, कोई ना कोई सीख मिलती है. और ये आप समझ ही गए होंगे कि ये बैलेड फॉर्म में होती है एंड इसमें जो स्टेंजास हैं वो 4-4 लाइनों के होते हैं. हमारी जो प्रेजेंट पोएम है इसके अंदर भी कुल मिला के 16 स्टेंजास हम पढ़ेंगे और हर एक स्टेंजा जो है दैट कंप्राइजेस ऑफ 4 लाइन्स ईच. तो ये तो हुआ लेजेंड के बारे में. अब आप देखिए ये नॉर्थलैंड क्या है. आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. हियर इन द पोएम द नॉर्थलैंड कुड रेफर टू एनी एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्री इन द अर्थ्स नॉर्थ पोलर रीजन सच एज ग्रीनलैंड, द नॉर्थ रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा, नॉर्वे एट्सेट्रा. ओके, तो ये जो है वैसे क्वेश्चन ये आपकी एक्सरसाइज में पूछा हुआ है कि नॉर्थलैंड यहाँ पर क्या है. नॉर्थलैंड तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि जो नॉर्थ पोल के अराउंड, मीन्स अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उसके अराउंड जो कंट्रीज हैं उनमें से कोई भी कंट्री हो सकता है. कुछ कंट्रीज के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो आप इन कंट्रीज का रेफरेंस भी ले सकते हैं कि इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकता है, राइट. कोई भी प्लेस हो सकती है जिसकी ये कहानी है. द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का क्या मतलब हुआ कि ऐसी ओल्ड स्टोरी, ऐसी ट्रेडिशनल स्टोरी जो कि एक बैलेड की फॉर्म में लिखी हुई है एंड नॉर्थलैंड में वो जो स्टोरी है वो सुनाई जाती है. कई बुक्स में जैसे ये लिखा हुआ है कि नॉर्थलैंड जो है वो न्यूजीलैंड को रिफर करता है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है क्योंकि न्यूजीलैंड जो है एक तो वो नॉर्थ पोल के पास नहीं है, दैट इज नियर साउथ पोल, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर भी यस एक नॉर्थलैंड रीजन है, लेकिन वहाँ की अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वो क्लाइमेट उस कंडीशन से सूट नहीं करता जो हमें पोएम में दिया हुआ है. तो आप न्यूजीलैंड नहीं लिखेंगे, नॉर्थलैंड में आप बताएंगे कि नॉर्थलैंड का मतलब होगा कि जो हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है उसके आसपास के जो ये कंट्रीज हैं ये. नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम. Away, away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. अब देखिए अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. तो नॉर्थलैंड अब आपको क्लियर है कि नॉर्थलैंड यानी कि नॉर्थ पोल के अराउंड जो भी हमारे कंट्रीज हैं, जो भी रीजन्स हैं, वहाँ की बात हो रही है. तो वहाँ क्या खास बात है देखिए. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यानी कि जो डे है दैट इज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. दिन के जो घंटे हैं वो बहुत ही कम होते हैं, राइट. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर के टाइम पे जो नाइट्स हैं वो बहुत लंबी हो जाती हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. अब आप समझिए कि ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे जो दिन है वो छोटा होता है और रात जो है वो एक्सेप्शनली लंबी हो जाती हैं. तो ऐसा क्यों होता है?
इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेट, राइट? क्योंकि आपको पता है कि हम नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको पिक्चर में शो भी किया था, आप फिर से देख लीजिए, ये नॉर्थ पोल है। अगर मान लीजिए हम ग्लोब को देखेंगे तो अगर मान लीजिए टॉप मोस्ट जो पोर्शन होगा ग्लोब का, दैट इज द नॉर्थ पोल, ओके? तो वहां पर अगर मान लीजिए हम ये सोचें कि जो सन रेस है वो किस तरह से जाएंगी, तो सन की जो रेस है वो वहां पर बिल्कुल भी वर्टिकल या डायरेक्टली नहीं पड़ती, राइट? बहुत ही स्लैंटिंग वे में पड़ती हैं, बहुत ही कम सन रेस वहां पे पहुंच पाती हैं। एंड इसीलिए वहां का जो क्लाइमेट है वो इस तरह का होता है कि वहां पे रातें लंबी होती हैं और दिन बहुत ही छोटे होते हैं, और विंटर्स में सर्दियां भी बहुत ज्यादा पड़ती है, राइट? टू कोल्ड टू विंट्री सीजन इज फाउंड देयर इन द नॉर्थलैंड रीजन। तो ऐसे में जो लोग हैं वो पूरी रात को सो नहीं पाते बिकॉज ऑफ यू सी कोल्डनेस, बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर, एंड मोर ओवर बिकॉज द नाइट्स आर टू लॉन्ग फॉर देम टू स्लीप, राइट? अब देखिए वहां की उस एरिया की बात है ये नॉर्थलैंड की, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस। वहां पर वो, अब दे यहाँ पर किसके लिए आया है? दे यहाँ पर आया है वहां के लोगों के लिए, नॉर्थलैंड के पीपल के लिए, जो रेजिडेंट्स हैं नॉर्थलैंड के उनके लिए आया है। तो वो वहां पर हार्नेस करते हैं स्विफ्ट रेनडियर को। अब देखिए स्विफ्ट का क्या मतलब है? स्विफ्ट का मतलब है विच रन्स फास्ट। रेनडियर का मतलब ये एक तरह का एनिमल है जो कि आप सोच सकते हो कि आइस पर या स्नो पर जैसे मूव करता है। अगर उसको किस चीज से, स्लेज से बांध दिया जाता है, स्लेज से टाई अप कर दिया जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, दीज आर द रेनडियर्स एंड दे आर टाइड विद अ रोप विद द स्लेज। स्लेज क्या है? स्लेज आप सोच सकते हो कि एक तरह की कार्ट होती है विच मूव्स ऑन आइस एंड स्नो। आपने सोचा भी होगा, देखा भी होगा कभी कि जैसे जो हमारे क्रिसमस पर जो सेंटा क्लॉज हैं वो भी एक स्लेज में बैठकर आते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो ड्रिवन बाय रेनडियर, ओके? तो ये रेनडियर्स हैं और इनको रोप से बांधकर फिर स्लेज से हार्नेस कर दिया जाता है। हार्नेस का मतलब भी यही हो गया, हार्नेस का मतलब हो गया दे आर फास्टन्ड टू द कार्ट, दे आर टाइड अप टू द कार्ट, ओके, टू द स्लेज। तो यहाँ पर रेनडियर्स को एक रोप से टाई अप कर दिया जाता है कार्ट के साथ, सो दैट द स्लेज एंड द रेनडियर्स कैन मूव ऑन आइस एंड स्नो वेरी इजीली, राइट? व्हेन इट स्नोज, ओके, स्नोज क्योंकि चारों ओर जो है बर्फ ही बर्फ हो जाती है, एंड वहां पे जो है केवल रेनडियर और स्लेज पर ही चलना मुमकिन हो पाता है। तो इस तरह का वेदर है वहां पे। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और जो वहां पर जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो बेयर के कब्स की तरह से दिखते हैं, मीन्स भालू के बच्चों की तरह से दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने किस तरह के कपड़े पहन रखे होते हैं? दे लुक फनी एंड फरी क्लोथ्स। फरी मीन्स द क्लोथ्स विच आर मेड ऑफ फर, ओके? तो फर के बने हुए क्लोथ्स ताकि वो विंटर से उसको बचा सकें, विच कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंटर। एंड फनी लगते हैं क्योंकि बिल्कुल इतने ज्यादा मोटे मोटे गर्म कपड़े वो पहने हुए होते हैं, फर वाले कपड़े पहने हुए होते हैं। बात तो उनकी ठीक है कि भी विंटर से बचने के लिए, लेकिन फिर उनको पहन के वो बहुत ही फनी लगते हैं, बहुत ही हंसी आती है उनको देखकर। नाउ नेक्स्ट इज they tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. They tell them a curious story. यहाँ पर curious का मतलब है strange, अजीब सी, ऐसी जिसके ऊपर विश्वास नहीं होता, राइट? दे का मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे वहाँ के जो लोग हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने, जो थोड़े से एल्डर हैं एज में, ओके? मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं बच्चों के, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लोग जो भी हैं, ओके, एडल्ट्स हो सकते हैं, कि वो सुनाते हैं एक कहानी, एक अजीब सी कहानी। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। आई यहाँ पर पोइट के लिए आया है। पोइट कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सच है, राइट? एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। फिर भी पोइट कहती है कि मैं आपको एक लेसन मतलब ये जो स्टोरी है मैं इसलिए सुना रही हूँ आपको क्योंकि इससे आप, हो सकता है, यू माइट लर्न अ लेसन, यू माइट टेक सम टीचिंग फ्रॉम दिस स्टोरी, ओके? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हो सकता है कि आप उससे कुछ सीखो, इसीलिए पोइट उसे सुना रही है। हालांकि उसको ये पूरा विश्वास नहीं है कि वेदर द टेल इज ट्रू और नॉट, एंड शी इट अपियर्स टू हर दैट परहैप्स द टेल इज नॉट ट्रू, लेकिन फिर भी उसमें एक लेसन है जो हम वहां से सीधा सीधा सीख सकते हैं, इसलिए वो सुनाती है कहानी। तो चलिए देखते हैं किसकी कहानी है। Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about preaching just as he did, you know. तो एक बार गुड सेंट पीटर, गुड सेंट पीटर, गुड यहाँ पर लगाया है सेंट के हिसाब से। सेंट का मतलब आपको पता ही है संत, ओके? और जैसे मान लीजिए ये है सेंट पीटर की बात। अब सेंट पीटर कौन है?
सेंट पीटर जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये वन ऑफ द 12 अपोस्टल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट माने गए हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट के 12 ऐसे डिसाइपल्स हुए हैं, फॉलोवर्स हुए हैं जिन्होंने जीसस क्राइस्ट के बारे में जैसे अर्थ पर काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। ओके, तो सेंट पीटर इसी तरह से लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, अर्थ पर रहते थे उस समय। ओके, और वो यहाँ घूमते रहते थे। क्या करते हुए घूमते रहते थे अर्थ के ऊपर? प्रीचिंग। प्रीचिंग का मतलब होता है गिविंग सर्मन्स। मतलब वो जीसस क्राइस्ट की अच्छी अच्छी बातों के बारे में, गुड बातों के बारे में, गुड मॉरल चीज़ों के बारे में लोगों को बताते रहते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो। ओके, और ये उनका काम ही था, क्योंकि वो फॉलोवर थे जीसस क्राइस्ट के, तो उनके बारे में प्रचार प्रसार करना, लोगों को बताना उनकी अच्छी अच्छी बातें, इट वॉज हिज फर्स्ट थिंग टू डू। ओके, तो इन सेंट पीटर की कहानी है। क्या कहानी है देखिए। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. अब देखिए, he came, he यहाँ पर सेंट पीटर के लिए आया है। तो इस तरह से घूमते घूमते, जब वो घूम रहे थे और प्रीचिंग कर रहे थे, लोगों को सर्मन्स दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तब वो घूमते घूमते एक कॉटेज के डोर पर आए। कॉटेज आप समझ ही गए होंगे, एक तरह का घर होता है, उसके दरवाजे पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, वो चारों मतलब पूरी धरती के ऊपर घूमते थे, राइट। तो घूम घूम कर वो उस दरवाजे तक पहुंच गए थे। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन दी हर्थ, वहां पे एक वुमन जो है वो केक्स बना रही थी और वो उसे हर्थ के ऊपर जैसे सेक रही थी। अब ये हर्थ क्या है देखिए, हर्थ का मतलब होता है फायर प्लेस, आग जलाकर, और जैसे चूल्हा होता है, राइट। तो इस तरह से फायर प्लेस होती है जहां पर कि वो केक्स को बेक कर रही थी, राइट। अब देखिए, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फेंट का मतलब फीलिंग वीक, विथ फास्टिंग का मतलब बिकॉज ऑफ हंगर, ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस क्वाइट लॉन्ग, और पूरा दिन हो गया था वैसे तो, और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, राइट। और इसी वजह से उनको बहुत ही टायर्डनेस हो रही थी, वीकनेस फील हो रही थी। तो इसलिए सेंट पीटर ने उससे कहा कि उसने बहुत सारे केक्स बनाए हुए थे, स्टोर ऑफ केक्स। ओके, तो उसमें से वो कहते हैं कि भी उसने उस लेडी से कहा कि भी एक केक, छोटा सा केक जो है मुझे दे दीजिए, एक सिंगल वन, एक केक मुझे दे दीजिए। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट seemed टू लार्ज टू गिव अवे। अब देखिए, उस लेडी ने उस स्टोर ऑफ केक्स में से सेंट पीटर को कोई भी केक नहीं दिया, रादर उसने एक बहुत ही छोटा सा केक बेक किया सेंट पीटर के लिए। लेकिन जैसे वो बेक हो रहा था, उसे लगा कि ये तो बहुत बड़ा है देने के लिए। ओके, चैरिटी के हिसाब से देने के लिए, भी कोई आया है मांगने के लिए, उसको देना है। ओके, तो उसके हिसाब से वो सोचती है कि बहुत ही, उसने हालांकि छोटा सा पतला सा केक बनाया था, लेकिन स्टिल शी थिंक्स कि इट इज टू बिग टू गिव अवे। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. See, अब उसने क्या किया, एक और बार अपने डो को नीड किया। डो को नीड करना, आटा गूंथना। ओके, तो जैसे केक बनाने के लिए पहले उसने आटा लगाया, आटा गूंथा, और उसने अब बहुत ही छोटा सा केक बनाया। एंड जैसे ही उसने उसको प्रिपेयर किया, उसे लगा कि अरे ये तो उतना ही बड़ा है जितना कि इससे पहला था, और वो बिल्कुल भी उस केक को देना नहीं चाहती थी। उसको लग रहा था कि बहुत बड़ा है ये केक भी देने के हिसाब से। अब देखिए, थर्ड टाइम उसने क्या किया, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रेप ऑफ डो, बहुत ही छोटा सा अब जो है उसने डो लिया। ओके, टाइनी स्क्रेप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट, राइट। तो स्क्रेप का मतलब स्मॉल पीस, राइट, टाइनी बहुत छोटा सा पीस। ओके, स्मॉल पीस लिया डो का। डो का मतलब, डो भी आप समझते होंगे, जब हम फ्लोर को जैसे गूंद देते हैं पानी के साथ, उसको कंबाइन कर देते हैं, राइट, फ्लोर को और वाटर के साथ, तो वो डो बन जाता है। तो एंड रोल्ड इट फ्लैट। रोल्ड एंड रोल्ड का मतलब भी आपको पता ही है, जैसे हम बेलन से रोटी बनाते हैं, राइट, तो उसको फ्लैट करते हैं। तो इस तरह से उसने उसको इतना रोल किया कि वो फ्लैट भी हो जाए और बिल्कुल थिन भी हो गया वो। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर,
बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, और उसने इतना पतला उसको बना दिया जैसे कि कोई वेफर हो। जब बेक किया तो वो एकदम वेफर जैसा लग रहा था। वेफर का मतलब आप समझते हो, देखो वेफर से ये अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। वेफर से आप कोई स्नैक्स वगैरह भी बना सकते हैं। आइसक्रीम आपने सॉफ्टी खाई होगी, राइट, सॉफ्टी हम जिसे बोलते हैं, अंदर उसके आइसक्रीम भरी हुई होती है एंड बाहर जो वेफर होता है, ओके, आप सोच सकते हो कितना पतला होता है वो। तो उसने उतना ही पतला केक बनाया, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उससे भी जो सेंट पीटर है उसको नहीं दे सकी। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself, and yet too large to give away, so she put them on the shelf. फिर उसने कहा कि मेरे जो केक्स हैं मुझे बहुत ही छोटे लगते हैं अगर मैं उनको खुद खाऊं तो, लेकिन वो बहुत बड़े लगते हैं जब मैं किसी को दूं तो, ओके। तो उसने क्या किया, वो जो केक्स थे उसको बना बना के वो शेल्फ के ऊपर रखती चली गई। अब आप सोच सकते हो कि कितनी माइजर है ये लेडी, कितनी ग्रीडी है ये लेडी, ओके, कितनी नेगेटिविटी है इसके अंदर कि भी ये दूसरे लोगों के साथ चीज़ों को शेयर नहीं करती। शी इज ओवर पावर्ड बाय ग्रीड। नाउ 3 बार ऐसा हो चुका था। इसके बाद देखिए, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। तो जो सेंट पीटर थे उनको अब गुस्सा आ गया, राइट। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि एक तो सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, और ऊपर से वो जो लेडी है वो बार बार जो है केक्स बनाई जा रही थी, लेकिन हर बार वो पतले से पतला केक बनाती तो भी उसको ये लगता कि देने के हिसाब से, सेंट पीटर को देने के हिसाब से तो ये बहुत ही जैसे मान लीजिए बड़ा है, इट इज़ टू लार्ज। तो हंग्री भी थे, फेंट भी थे, वीक और टायर्ड महसूस कर रहे थे, उनको बहुत गुस्सा आ गया। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और ऑब्वियस है कि भी इस तरह से कोई भी लेडी जो है वो सफिशिएंट थी, उसका जो व्यवहार था, उसका जो नेचर था, वो नेगेटिविटी थी उस वुमन की, वो पर्याप्त थी, इनफ थी सेंट पीटर को गुस्सा दिलाने के लिए। प्लस ही वॉज हंग्री एंड वीक ऑल्सो, फीलिंग वीक ऑल्सो। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? प्रोवोक का मतलब होता है मेक समवन एंग्री, राइट। अब जब गुस्सा आ गया सेंट पीटर को तो उन्होंने उस लेडी को कर्स किया। कर्स किया का मतलब उन्होंने उसको एक श्राप दिया, अभिशाप दिया। एंड ही सेड, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो सेंट पीटर ने कहा कि तुम तो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, ओके। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, ड्वेल का मतलब रहना, टू लिव, ओके, कि तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के हिसाब से तो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, और तुम्हें दोनों चीजें मिली हुई है, फूड मिला हुआ है, शेल्टर मिला हुआ है, एंड थर्ड थिंग तुम्हें फायर भी मिली हुई है जिससे तुम अपने आप को वार्म रख पाती हो। क्योंकि आपको पता है कि ये जो बात है, ये जो लेजेंड है, ये नॉर्थ पोल के एरिया के आसपास की है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और इसीलिए जो सेंट पीटर है तो ठंड, और ऊपर से वो घूम रहे हैं पूरा दिन से, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, ओके। एंड ये लेडी जो है इसके पास फूड भी है, शेल्टर भी है, ठीक है, वो बनाई जा रही है केक, उसको हर बार ये लग रहा है कि केक तो बहुत ज़्यादा बड़ा है देने के हिसाब से, खाने के हिसाब से बहुत ही छोटा है। तो कितनी ज़्यादा सेल्फिश लेडी है ये। तो इसलिए सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसे कर्स किया कि तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती टू लिव एज अ ह्यूमन, ओके, ह्यूमन बीइंग के रूप में रहने के लिए तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती कि तुम्हारे पास फूड भी है, शेल्टर भी है, फायर भी है, अपने आप को वार्म रखने के लिए वार्म सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन तुम दूसरे लोगों से वो जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं कर रही हो, ओके। क्योंकि बेसिक वैल्यूज होती हैं ह्यूमन बींग्स की, काइंडनेस एंड चैरिटी, ओके, जो कि उस वुमन में नहीं थी, इसीलिए सेंट पीटर ने ऐसा कहा। एंड देन सी कि उन्होंने क्या किया, Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard, dry wood. तो सेंट पीटर ने कहा कि अब तुम ऐसे करोगी जैसे कि बाकी बर्ड्स करते हैं, राइट। यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, मैं तुम्हें एक बर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तुम अब बर्ड बन जाओगी, ओके। एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड, स्केंटी का मतलब वेरी लिटिल, ओके, बहुत थोड़ा सा तुम्हें अब खाना मिलेगा, इतना सारा खाना तुम डिजर्व नहीं करती। किस तरह से खाना मिलेगा? बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, कि सारा दिन जब तुम, बोरिंग का मतलब डिगिंग, ओके, छेद करोगी, किसके अंदर छेद करोगी? होल्स बनाओगी लकड़ी के अंदर, और लकड़ी से ही तुम्हें अब खाना मिलेगा। ड्राई वुड, हार्ड और ड्राई वुड के अंदर छेद करना कितनी मुश्किल बात है। सेंट पीटर ने उसको यही कर्ज किया कि तुम एक ऐसा बर्ड बन जाओगी जो कि अपना खाना कैसे लेता है? बाय डिगिंग द वुड, वुड के अंदर छेद कर करके। आप समझ रहे होंगे, जी हाँ, मैं कठफोड़वे की बात कर रही हूँ। हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको कठफोड़वा बोलते हैं और इंग्लिश में उसे बोलते हैं वुड पैकर।
Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. और फिर ये बोलते ही, जैसे सेंट पीटर ने ये सब बोला, वो जो वुमन थी वो चिमनी के रास्ते से होती हुई ऊपर की ओर चली गई. उसने वो कुछ भी नहीं बोल पाई और बाहर ऊपर से वो चिमनी से बाहर वो निकल गई. ओके, और क्योंकि अब वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई थी, एक वुड पैकर उसमें से निकल के आया. चिमनी से बाहर वो वुमन नहीं निकली, चिमनी से बाहर एक वुड पैकर निकल के आया, क्योंकि वो जो वुमन थी अब वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, एक वुड पैकर में. ओके, आई थिंक आपको क्लियर है. चिमनी क्या होती है? चिमनी आप सोच सकते हो कि फायर प्लेस जैसे थी, तो उसका एक चिमनी थी, उसके ऊपर एक एग्जॉस्ट जैसे आप कह सकते हैं. तो उसमें से वो वुमन अंदर चली गई एंड देन वुड पैकर फ्लू आउटसाइड ऑफ द चिमनी. शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड. अब वो जो लेडी थी उसने एक रेड कलर की कैप पहनी हुई थी दरअसल अपने सिर पे, एंड दैट शी वॉज लेफ्ट द सेम. और जो वुड पैकर है जब उसमें कन्वर्ट हुई वो, तो उसके सिर के ऊपर भी रेड कलर की वो कैप थी. स्कारलेट का मतलब ब्राइट रेड कलर. ओके, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न. लेकिन उसके बाकी सारे के सारे कपड़े जल गए थे और ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. ओके, और वो कैसे हो गए थे? बिल्कुल ब्लैक हो गए थे, राख में जल के जैसे एकदम काला हो जाता है. तो इसलिए जो वुड पैकर है उसकी जो बॉडी है वो एकदम कोल मीन्स ब्लैक कलर की है, और जो उसके जो प्लूम है दैट इज ऑफ रेड कलर, बिकॉज दैट वुमन वॉज वियरिंग रेड कलर कैप at that time, right? Now see the last stanza. And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. तो इस तरह से हर एक जैसे कंट्री का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए. कंट्री का मतलब होता है विलेजेस, रूरल एरिया. ओके, स्कूल बॉय का मतलब जो भी बच्चे हैं. ओके, उन्होंने देखा है उसे, किसे? वुड पैकर को. हैज सीन हर इन द वुड. वुड का मतलब फॉरेस्ट में देखा है. वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे. और आज तक भी वो जो लेडी है वो वुड पैकर बनी हुई है. ओके, जितने भी वुड पैकर है मीन्स वो लेडी से ही बने हैं, वो लेडी ही है वो उसके अंदर. एंड वो आज भी उन्हीं ट्रीज पर रहती है. ओके, और किस तरह से अपना फूड पाती है वो? बाय बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. डिगिंग करके, होल्स बना के, जैसे पेड़ में हार्ड वुड में होल्स करके डिग करके वो अपना फूड प्राप्त करती है. तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये जो स्टोरी है इसका कितना अच्छा थीम हमें पता चलता है. दैट इज हियर मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन्स. यू कैन आइदर टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट इन योर नोटबुक्स. और वैसे तो राइट करने से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप इससे सीखिए भी सच में. ग्रीड इज कर्स, आपने सुना भी होगा, राइट? द थीम ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज दैट ग्रीड एंड सेल्फिशनेस कैन annoy इवन अ सेंट. ग्रीड, ओके, और सेल्फिशनेस. ग्रीड का मतलब लालच. ओके, और सेल्फिशनेस का मतलब स्वार्थी यदि आप हो जाते हो, तो इस वजह से एक सेंट भी जो है वो अनॉय हो सकते हैं. ओके, गुस्सा आ सकता है उनको. सच ग्रीडी बिहेवियर ऑफ द लेडी अनॉयड द हंग्री सेंट. इस तरह का जो ग्रीडी बिहेवियर है सेंट का, उस लेडी को उसने परेशान कर दिया. ही कर्स्ड हर सेइंग दैट शी वॉज फार टू सेल्फिश टू बी अ ह्यूमन. उन्होंने कह दिया कि वो ह्यूमन बीइंग के रूप में रहने के लिए बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, और उसके पास फूड, शेल्टर और फायर है जिससे वो अपने आप को गर्म रख पाती है, लेकिन वो इन चीज़ों को डिजर्व नहीं करती, और इसीलिए उसे एक वुड पैकर में ट्रांसफॉर्म कर दिया. तो कैसी लगी आपको स्टोरी? लेकिन अभी बाकी हैं हमारे कुछ पॉइंट्स इस वीडियो के. आप देखिए, सबसे पहले तो राइम स्कीम ऑफ द पोएम. राइम स्कीम जो है वो थ्रू आउट द पोएम एक ही चलेगी, A B C B. Okay, and it is a ballad with 4 line stanzas. Each stanza follows a pattern A B C B. Ballad है, 4 line stanza है. इन चीज़ों के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था. Then we have alliteration. Alliteration देखिए, it is the repetition of vowel sound or consonant sounds at the beginning of the words. Literary devices डिस्कस कर रहे हैं हम. फर्स्ट alliteration. अब alliteration के जो examples हैं मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं. In their funny furry clothes. First sound. If I tell the tale to you, t sound, and being faint with fasting, f sound, and still a smaller one, s sound, and l sound also. Then she took a tiny scrape, t sound, my cakes that seem too small, s sound. Repeated, इसलिए alliteration. Next is repetition. Repetition क्या है? Repetition of words or phrases to lay emphasis और कम्युनिकेट अ मैसेज. जब हम वर्ड्स या फ्रेजेस पे कुछ एम्फेसिस डालें, जोर डालते हैं, ताकि जो मैसेज है वो और भी अच्छे से क्लियर हो सके. जैसे देखिए, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. द पोएम बिगिंस विद दिस लाइन, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. कितनी दूर दूर की बात है. वैसे भी आपको पता है कि नॉर्थलैंड कहाँ पर है? यस, नॉर्थ
पोल के पास, तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन, एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसे बहुत बार उसको रोल किया ताकि वो फ्लैट हो जाए। क्यों फ्लैट कर रही थी वो उसको? ताकि उसको थिन बनाया जा सके एक वेफर की तरह से। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग एंड बोरिंग का मतलब है बार बार अगर ये लिख रहे हैं कि बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, इसका मतलब द हार्ड एफर्ट दैट द वुमन टर्न वुडपेकर हैज़ टू मेक टू फाइंड इट्स फूड, की जो वुमन जो कि वुडपेकर में टर्न हो गई थी, उसका जो हार्ड एफर्ट है कि उसको ऐसे आसानी से अब खाना नहीं मिलेगा, फॉर दिस शी हैज़ टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज इंजैम्पमेंट। अब इंजैम्पमेंट क्या होता है आपको पता ही है कि व्हेन वन लाइन मूव्स टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क इन बिटवीन। और इंजैम्पमेंट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इस पोएम में, देखिए। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक bears cubs in their funny furry clothes। और लास्ट है, for she said my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away। लास्ट लिटरेरी डिवाइस इस पोएम में जो यूज हुआ है दैट इज सिमिली। सिमिली क्या है? यू नो, व्हेन वी कैन कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं जो कुछ वर्ड्स को यूज करके, एंड दोज टू वर्ड्स आर लाइक एंड एज। थिन एज अ वेफर, ओके, इतना पतला जितना कि एक वेफर होता है, एंड एज ब्लैक एज कोल, तो एज का यूज हुआ है यहाँ पे वुडपेकर के कलर को बताने के लिए कि उसका जो कलर है इतना काला है जितना कि कोई कोल हो। अब थीम ऑफ द पोएम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन वी हैव एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। जितने भी क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिए हैं, मैंने उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू। आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो कि कोई भी कंट्री हो सकता है नॉर्थ में जहाँ पे डेज शॉर्ट होते हैं, नाइट्स आर लॉन्ग। या जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि नॉर्थलैंड किस रीजन को रेफर करता है, द कंट्रीज नियर नॉर्थ पोल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। सेंट पीटर ने लेडी से क्या मांगा? येस, अ पीस ऑफ केक। और लेडी का रिएक्शन क्या था? The lady behaved miserly and kept decreasing the size of the cake. At last, she did not give him anything to eat. Next is, how did he punish her? He cursed her and made her a woodpecker. How does a woodpecker get a food? The woodpecker bores hard and dry wood to get its food. Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? क्या आपको लगता है कि वो जो ओल्ड लेडी है वो इतनी ज़्यादा अनजेनरस मीन्स अनुदार होती, मीन्स इतनी जैसे क्रूर सी थी वो, उसे उदारता नहीं दिखाई बिल्कुल भी, अगर उसको ये पता होता कि वो सेंट पीटर से ये सब कह रही है, कर रही है, कि भी सेंट पीटर के बारे में उसको पता होता, क्योंकि उसको पता नहीं था कि सेंट पीटर है ये, राइट। तो क्या आपको लगता है कि वो ऐसा ही बिहेवियर करती सेंट पीटर के साथ भी? व्हाट वुड शी हैव डन देन? तो हम यही सोचते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं करती। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके ऑपोजिट, she would have given him a large piece of cake to make him happy with a greed to get a handsome return. Okay, is this a true story? Which part of this poem do you feel is the most important? क्या ये सच्ची कहानी है? No, it is an imaginative story. मैंने आपको बताया ही था कि बिल्कुल भी सच बात नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता ना कि भी जैसे एक लेडी जो है वो वुड पैकर में कन्वर्ट हो जाए, राइट। इट्स अ लेजेंड। और थर्ड स्टेंजा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमें ये पता चलता है कि वी आर गोइंग टू learn something important from this story. What is a legend? Why is this poem called a legend? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और यहाँ पे मेंशन भी किया है स्लाइड पे, और आप यहाँ से देख के इसको लिख सकते हो। अब है राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। 10 सेंटेंसेस में आपको ये पूरी स्टोरी डिस्क्राइब करनी है, ये आपको मैंने स्क्रीन पर प्रोवाइड किया है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स to you for watching this video. Please like my video. Don't forget to like, and please subscribe to my channel DS English for more such educational and informative videos.